हे एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑन टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना हम लोग करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन नंबर 25 तक की बात। सभी सेक्शंस को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको शुरू से सारे सेक्शंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। So our first section is section number 17, that is staff. Section 17 का subsection 1 ये कहता है फ्रेंड्स कि जो कॉर्पोरेशन है ना, मान लो अब ये कॉर्पोरेशन है, कहते हैं ये कि अपनी कॉर्पोरेशन में न्यू स्टाफ, न्यू ऑफिसर्स रखना चाहते हैं अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को और एफिशिएंटली रन करने के लिए। तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। कहते हैं कॉर्पोरेशन क्या है, अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए स्टाफ जो है वो रख सकती है। लेकिन ये सेक्शन ये कहता है कि जो भी आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो ना न्यू, उसकी जो मंथली सैलरी है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब की गई सैलरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपको कोई भी ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी है जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब की सैलरी से ज़्यादा देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना हाई सैलरी जो है वो नहीं दे सकते। एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्पोरेशन है ना, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट होता है ना, उसके हेड की एक न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है। अब कॉर्पोरेशन ने प्रपोज सैलरी रखी है 55,000। मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है 50,000। अब बताओ मेरे को, क्या ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब की गई सैलरी से जो लिमिट है वो हाई रख रहे हैं? बिल्कुल। तो अब ये सेक्शन ये कहता है कि इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड की जो इन्होंने सैलरी रखी है 55,000, ये पोस्ट क्रिएट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो ये क्या करेगा, अब कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजेगा, ठीक है। उसमें क्या है, इस हेड की जो भी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी उन्होंने प्रपोज सैलरी रखी है, सब कुछ भेजेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ यार ठीक है, इस पोस्ट में जो ये बंदा रखा है इन्होंने हेड, इसको 55,000 मिल जानी चाहिए, तो वो अप्रूव कर देगी। तो अब क्या है, जो कॉर्पोरेशन है इस पोस्ट को क्रिएट कर सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्पोरेशन कोई भी न्यू पोस्ट क्रिएट करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब की गई सैलरी से अगर ज़्यादा सैलरी देना चाहती है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। नाउ सेक्शन 17 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज ए के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट फ्रेंड्स ये कहता है, कहते हैं जो कॉर्पोरेशन है ना, वो रिक्रूटमेंट करती है, सैलरी देती है, अलाउंस देती है, जो कोई भी रूल्स बनाती है वो बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। लेकिन उस कॉर्पोरेशन को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो रूल्स बना रही है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के रूल्स के साथ और उनके पे स्केल के साथ मैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कहते अगर वो कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मतलब लोगों को, स्टाफ को हायर करने का जो प्रोसेस है, तो वो वही हायरिंग प्रोसेस फॉलो करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टाफ के लिए कर रही है, उससे सिमिलर होना चाहिए। मान के चलो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने एम्प्लॉइज को 50 से 60,000 के बीच का उसने पे स्केल रखा है, ठीक है। तो अब जो कॉर्पोरेशन है ना, वो भी इसी रेंज में क्या है, पे स्केल रखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स के लिए जो रूल्स बना रही है, उसी से मिलते जुलते रूल्स क्या हैं, कॉर्पोरेशन भी बनाएगी। ये ना पॉइंट अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं, पता क्या कहना चाहता है। मम्मी ने बोला है, बेटा एक काम कर, आज सब्जी तू बना, जैसा दिल करे बना, हंसते हुए बना, रोते हुए बना, नाचते हुए बना, गाते हुए बना, जैसा दिल करे बना। बस इस बात का ध्यान रख लेना कि जो खाने वाला बंदा है ना, उसके टेस्ट के हिसाब से बनाना, उसको कितना नमक मिर्च मसाला पसंद है उस हिसाब से बनाना, समझे। तो ये पॉइंट भी क्या कह रहा है कि कॉर्पोरेशन जी, आप रिक्रूटमेंट, सैलरी, अलाउंसेस के लिए रूल बना तो सकते हो, लेकिन किस बात का ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के रूल्स और पे स्केल के साथ वो मैच करना चाहिए। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर। लेकिन आगे कहते प्रोवाइडेड दैट में पॉइंट ये कह रहा है कि अगर जो कॉर्पोरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से कुछ अलग करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोस्ट के लिए 50 से 60,000 पे स्केल रखा है, ठीक है, कितनी इस रेंज में सैलरी मिलेगी। लेकिन मान के चलो वो जो कॉर्पोरेशन है वो चाहती है कि नहीं यार 75,000 मिलना चाहिए,
मतलब अगर आप क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से कुछ अलग करना चाहते हो तब कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। अगर अप्रूवल मिलती है तो आप उससे अलग भी कर सकते हो। प्रोवाइडेड फर्दर, वो ये अब पॉइंट कह रहा है, कहते हैं अगर मान लो एक कॉर्पोरेशन जो है ना, उसने जो कंसल्टेंट्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं वो अपॉइंट तो करे हैं वेरियस फील्ड्स में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ऐसे सिनेरियो में अभी जो हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल वाला रूल के बारे में बात करी है ना फ्रेंड्स, ये वाला रूल ना इस केस में फिर अप्लाई नहीं होगा। क्या समझे आप कि अगर कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वेरियस फील्ड्स के स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने वाला जो रूल है वो इनके ऊपर लागू नहीं होता है। आई होप ये भी क्लियर आपको। अब हम बात क्लॉज बी के बारे में करते हैं। फ्रेंड्स अब ये पॉइंट ये कहते हैं अगर जो कॉर्पोरेशन है जब वो अपने स्टाफ की सैलरी जो पे स्केल है वो डिसाइड करेगी ना, तब उसको क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट मेथड है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज हैं, इन्हें देखना होगा। और अगर पे स्केल डिसाइड करते वक्त, सैलरी डिसाइड करते वक्त कॉर्पोरेशन को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन अराइज हो रहा है या कोई डाउट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद ले सकती है। फिर ऐसे सिनेरियो में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा ना उसको ही फाइनल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का ना एक मैनेजर है, तो उसके मैनेजर की पोजीशन के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पे स्केल है वो 50 से 60 हज़ार के बीच में है। ठीक है, अब जो कॉर्पोरेशन है ना वो भी अपने मैनेजर के लिए पे स्केल सेट कर रही है, तो वो क्या करेगी कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मैनेजर है ना उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो रिक्रूटमेंट मेथड है वो उसको देखेगी और उनसे क्या है अपना पे स्केल जो है मैच करेगी। ठीक, लेकिन अगर कॉर्पोरेशन को ये लग रहा है कि जो ये सैलरी है, जो ये पे स्केल है ये ठीक नहीं है, तो उससे कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो रहा है, तब ऐसे सिनेरियो में फिर वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। जैसे वो कह सकते हैं कि नहीं यार हमको तो लगता है कि ये पे स्केल कम है या फिर ये ज़्यादा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है डिसीजन लेगी। फिर ऐसे सिनेरियो में सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी ना उसी को फाइनल माना जाएगा। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से सुन लो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान लो मैनेजर है ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के मैनेजर के जो भी पे स्केल है उसी से मिलती जुलती पे स्केल कॉर्पोरेशन भी अपने मैनेजर को रखेगी। साथ में वो ये भी देखेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मैनेजर की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही वो एक पे स्केल डिसाइड करेगी जो मैच करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के मैनेजर के साथ। बाई चांस कॉर्पोरेशन को लगता है कि ये पे स्केल ठीक नहीं है, बात करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सारी बातचीत के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ सेक्शन 17 का सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। ये पॉइंट फ्रेंड्स ये कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए या ग्रुप बी के किसी भी पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट करते वक्त क्या है आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कंसल्ट करना होगा, उनके साथ सलाह मशवरा करना होगा। लेकिन मेडिकल पोस्ट के लिए जो ये वाला रूल है वो लागू नहीं होता, मतलब इसमें मेडिकल पोस्ट इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। इसके अलावा किसी भी और पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए आपको पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सलाह मशवरा करना होगा। प्रोवाइडेड दैट, ये पॉइंट अब ये कहते अगर मान लो कोई टेम्प्रोरी या कोई ऑफिशिएटिंग रोल है जो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर, अब ये पॉइंट फ्रेंड्स आगे ये कहते जो टेम्प्रोरी एंड ऑफिशिएटिंग रोल के वाले जो बंदे हैं ना, जो मेंबर्स हैं, ये कहते हैं अपनी जो इन्होंने टेम्प्रोरी रोल अदा किया है ना, ये उसके ऊपर अब ये नहीं है कि परमानेंट उस पोजीशन के लिए क्लेम कर दे। नहीं, परमानेंटली पोजीशन चाहिए तो तभी ले सकते हो जब वैकेंसी अराइज होगी, तो एक प्रॉपर तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा ये पॉइंट ये कहते कि जो आपने वो टेम्परेरी रोल अदा किया था, दैट डजंट मीन कि वो टाइम आपका तब काउंट होगा जब अगर आपको कभी फ्यूचर में प्रमोशन मिलना है। प्रमोशन के टाइम पे वो टेम्परेरी किया गया काम को काउंट नहीं किया जाएगा। देसी भाषा में समझाऊं तो सुनो, लेमैन की लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लो मेरे को कहीं जाना है, ठीक है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तू भी इंडस्ट्रियल लॉ बहुत अच्छा पढ़ाती है, काम कर 1 हफ्ता तू पढ़ा लेना। तो मैंने उसको टेम्परेरी एक रोल दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेरी 1 हफ्ता मैंने उसको पढ़ाने क्या दे दिया वो परमानेंटली इस पोजीशन पे क्लेम करे, नहीं।
हाँ, अगर परमानेंटली पोजीशन चाहिए तो जब कभी वैकेंसी राइज होगी तो एक प्रॉपर मैनर के साथ अप्लाई करोगे। ये नहीं कि आपको टेम्परेरी किसी ने काम दिया और आप उसके ऊपर अब ऐसे हक जता लो, परमानेंटली क्लेम करने लग जाओ, नहीं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नाउ सेक्शन 17 के सब सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट ये कहता है, सपोज करो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी है ना, उसमें पोस्ट को आपने अपॉइंट करते वक्त यार आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इस पोस्ट को ग्रुप ए में रखा जाए या फिर बी में रखा जाए, कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी ना वही फाइनल होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मान के चलो कि आपको एचआर जो मैनेजर की पोस्ट है ना समझ में नहीं आ रही, यार बहुत कंफ्यूजन है, इसको ग्रुप ए में रखे या बी में रखे, तो आपने किससे बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इस पोस्ट को ग्रुप बी में डाल दिया जाए, तो अब यही फाइनल डिसीजन होगा, फिर ये जो पोस्ट है ग्रुप बी में जाएगी। समझ गए? सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 17 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 18, दैट इज पावर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। तो इसका सबसेक्शन 1 ये बोलता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के पास ना ये पावर होती है कि वो कॉरपोरेशन के डिसीजंस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन की सुपरविजन और कंट्रोल के अंडर ही। फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरी क्या है, एक स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल की भी मान लो एक स्टैंडिंग कमेटी है, तो अब क्या है उनके पास ये पावर है कि ठीक है वो लोग क्या है थंबनेल बना सकते हैं, वो वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन करेंगे वो किसके अंडर सुपरविजन में ये काम, मेरे ही सुपरविजन के अंडर। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि लॉ की वीडियोस की जगह ब्लॉग डालने शुरू हो गए, तो डैट मीन्स मेरी स्टैंडिंग कमेटी काम तो कर रही है, ऑपरेशंस को मैनेज तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सुपरविजन और कंट्रोल के अंडर ही कर रही है। तो यही बात, स्टैंडिंग कमेटी जो है कॉरपोरेशंस के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज तो करेगी, लेकिन कॉरपोरेशन के ही कंट्रोल और सुपरविजन के अंडर। सेक्शन 18 का सब सेक्शन 2 मतलब पॉइंट 2 ये कहता है फ्रेंड्स, कहते कि ना जो स्टैंडिंग कमेटी है उसे कुछ मैटर्स, कुछ इश्यूज, कुछ केसेस जो हैं वो पहले क्या है कॉरपोरेशन को भेजने होंगे कॉरपोरेशन के फाइनल अप्रूवल के लिए। कौन से मैटर्स, जो मैटर्स क्या है रेगुलेशंस में दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल की एग्जाम्पल दूँ, ध्यान से सुनना। मान के चलो मेरी स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है कि वो थंबनेल बनाते हैं, वो वीडियोस एडिट करते हैं, वो वीडियोस अपलोड भी करते हैं। मान के चलो मेरे रेगुलेशंस में ये बात लिखी गई है कि ठीक है आप थंबनेल बना सकते हो और वीडियोस अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन जो एडिटिंग है जब आप करते हो तो फाइनल अप्रूवल आपको मेरा लेना होगा। समझ गए? तो अब यहाँ पर क्या है, जो स्टैंडिंग कमेटी है ना वो जब वीडियोस एडिट करेगी तो एडिट करने के बाद मेरे पास भेजेंगे, फिर मैं इसको कंसीडर करूँगी कि हाँ इसको एडिटिंग को सही रखना है, कुछ चेंज करना है या नहीं करना, ठीक है। तो मतलब मेरा फाइनल अप्रूवल ही फिर फाइनल माना जाएगा। अगर मैं आपको कॉरपोरेशन के टर्म में एग्जांपल दूं तो मान के चलो एक स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। जो स्टैंडिंग कमेटी है ना फ्रेंड्स वो एक प्रोजेक्ट प्रपोजल को एवेल्युएट कर रही है। अब सपोज करो जो रेगुलेशंस है ना कॉरपोरेशन के उसमें ये बात लिखी गई है कि कोई भी मेजर प्रपोजल जो है ना वो पहले स्टैंडिंग कमेटी को कॉरपोरेशन के पास भेजना होगा। क्यों? उसके फाइनल अप्रूवल के लिए। तो इट मीन्स यहाँ पर अब जो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो स्टैंडिंग कमेटी कॉरपोरेशन को भेजेगी ताकि कॉरपोरेशन उसको अच्छे से कंसीडर कर सके और बता सके कि इसको रखना है, मतलब इस प्रपोजल पे काम करना है या नहीं, मतलब कॉरपोरेशन अपना ताकि फाइनल अप्रूवल जो है वो दे सके। वही सेक्शन 18 का सब सेक्शन 3 पॉइंट 3 अब ये कहता है फ्रेंड्स, देखो सब सेक्शन 2 में तो हमने ये समझ लिया ना कि जो मैटर्स रेगुलेशंस में लिखे गए हैं वो तो आपको कॉरपोरेशन को भेजने ही होंगे उसके फाइनल अप्रूवल के लिए, लेकिन सब सेक्शन 3 ये कहता है, कहते जो मैटर्स रेगुलेशंस में मान लो नहीं भी लिखे गए और आपको लगता है कि आप पहले कॉरपोरेशन के फाइनल अप्रूवल लेना चाहते हो तो वो वाले मैटर्स भी आप भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे रेगुलेशंस में तो ये लिखा था कि आपको एडिटिंग से पहले फाइनल अप्रूवल लेनी होगी, मान लो मैंने थंबनेल से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जो मेरी स्टैंडिंग कमेटी है उसको लगता है कि वो अप्रूवल लेना चाहती है, तो नहीं भी रेगुलेशंस में लिखा था लेकिन फिर भी वो थंबनेल के लिए अब क्या है मेरे को भेज सकती हैं और मेरी फाइनल अप्रूवल ले सकते हैं। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 18 क्लियर हो गया होगा। Now let's talk about section number 19, that is corporation's power to promote health measures etc. of insured persons.
ये सेक्शन फ्रेंड्स अब ये कहता है, सबसे पहली बात तो वो ये बोल रहा है कि ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट की स्कीम में कहते हैं जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं ना इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए, उन बेनिफिट्स के अलावा भी अगर कहते हैं कॉर्पोरेशन कुछ और मेजर्स लेना चाहती हैं तो वो ले सकती हैं। दूसरा ये पॉइंट ये कहता है, कहते हैं रेलिवेशन और री एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अगर कोई स्टेप्स उठाना चाहता है कॉर्पोरेशन तो वो उठा सकता है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है ये सेक्शन, कहते हैं जो भी वो मेजर्स ले रही है कॉर्पोरेशन, ले इंश्योर्ड पर्सन्स के बेनिफिट्स और उनके वेलफेयर के लिए, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा ना हो। ठीक, ये सेक्शन में बस इतना ही था। Now let's talk about section number 20, that is meeting of medical benefit council, standing committee and corporation। ये सेक्शन बहुत इजी है। ये पता क्या बोल रहा है, कहता है ये जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, कॉर्पोरेशन है, स्टैंडिंग कमेटी है, ये जो मीटिंग्स करते हैं ना फ्रेंड्स, इनकी मीटिंग्स की जो टाइम है, जो जगह है, जो प्रोसीजर है, वो सब कुछ इनको रेगुलेशंस में जो बताया गया है ना उन्हीं को फॉलो करते हुए ही करना होगा। बस इतना ही था इस सेक्शन में। Now let's talk about section number 21, that is suspension of the corporation and standing committee। इसका सबसेक्शन 1 ये बोलता है फ्रेंड्स, कहते मान के चलो यार कोई कॉर्पोरेशन है या कोई स्टैंडिंग कमेटी है, वो ना बार बार अपने रोल को क्या कहते हैं अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर ही नहीं रहे हैं, या फिर मान लो अपनी जो उनकी एक पोजीशन है उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अब क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना कहते वो उस कॉर्पोरेशन या स्टैंडिंग कमेटी को क्या है सस्पेंड कर सकती है। इसके लिए क्या है, सस्पेंशन के रिलेटेड क्या है, वो ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन एक पॉइंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर तो स्टैंडिंग कमेटी को वो सस्पेंड कर रही है ना तो उसे सस्पेंड करने से पहले वो कॉर्पोरेशन के साथ सलाह मशवरा जरूर करेगी, कंसल्ट जरूर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब सेक्शन 21 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स पॉइंट 2 पता क्या कह रहा है, वो कहता कि जब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में क्या है जारी कर दिया, तो जिससे नोटिफिकेशन जारी कर दिया ना कि कॉर्पोरेशन या फिर स्टैंडिंग कमेटी को सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस दिन से उस कॉर्पोरेशन या फिर जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसे भी सस्पेंड किया गया है उसके कहते जो मेंबर्स हैं ना उनकी जो पोजीशन है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मान के चलो घर को बुलडोजर से उड़ा दिया, जब घर ही उड़ गया तो कमरे अपने आप खत्म हो गए। तो बस वही बात है, अगर कॉर्पोरेशन या स्टैंडिंग कमेटी सस्पेंड होगी तो उसके जो मेंबर्स है वो ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशन खत्म। समझ गए। तो अब सेक्शन 21 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ये पॉइंट 3 ये कहता है फ्रेंड्स, कहते हैं जब स्टैंडिंग कमेटी जो है ना उसको सस्पेंड कर दिया गया तो तुरंत इमीडिएटली क्या है एक न्यू स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। मतलब एक न्यू मेंबर्स के साथ न्यू स्टैंडिंग कमेटी बनेगी जो कि सेक्शन 8 के रूल्स के मुताबिक बनेगी। क्लियर। अब सब सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। इसके क्लॉज ए क्या बोलता है, वो कहते हैं अगर जो कॉर्पोरेशन है ना उसको सस्पेंड किया गया तो नए मेंबर्स के साथ कॉर्पोरेशन बनेगी सेक्शन 4 के मुताबिक, और अगर स्टैंडिंग कमेटी जो है उसको सस्पेंड किया गया तो नए मेंबर्स के साथ स्टैंडिंग कमेटी बनेगी सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली। वही फ्रेंड्स अब सब सेक्शन 4 का क्लॉज बी क्या कहता है, वो कहते हैं कि ना कॉर्पोरेशन को सस्पेंड करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो एक एजेंसी भी अपॉइंट कर सकती है, मतलब जितने टाइम के लिए उसको जरूरी लगे तो वो अपॉइंट कर सकती है, जो क्या करेगी सस्पेंशन के बाद कॉर्पोरेशन के जो भी मैटर्स हैं, जो भी उनका काम धंधा है, मतलब वो उसको संभालेगी। समझ गए। अब इस सेक्शन का सब सेक्शन 5 क्या बोलता है वो सुनिए। अब तक हमने ये सुन लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कॉर्पोरेशन या स्टैंडिंग कमेटी को क्या है सस्पेंड कर सकती है, लेकिन कहते ऐसा एक्शन लेने से जो भी उसने ये एक्शन लिया है ना इस अपने एक्शन के बारे में उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या सर्कमस्टांसिस बनी थी, क्या वजह बनी थी कि उसको कॉर्पोरेशन या फिर स्टैंडिंग कमेटी को सस्पेंड करना पड़ा। तो जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहते वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश करती है ना उस दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर उसको एक रिपोर्ट तैयार करके प्रॉपरली क्या है पार्लियामेंट के सामने पेश करनी होगी, मतलब बताना होगा कि क्यों उसने ये एक्शन लिया, क्यों उसको सस्पेंड करना पड़ा कॉर्पोरेशन या फिर स्टैंडिंग कमेटी को। सो आई होप आपको ये सेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now let's talk about section number 22, that is duties of the medical benefit council। फ्रेंड्स इसका सब सेक्शन 1 पता क्या बोलता है, कहते स्टैंडिंग कमेटी और कॉर्पोरेशन के मेडिकल बेनिफिट्स को
मैनेज करना, जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस हैं या इससे जुड़े जो भी अदर इश्यूज हैं, वो सबकी एडवाइस इन्हें कौन देगा? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। अब इसका पॉइंट बी ये कहते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है ना, उसके पास ना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ मान लो अगर कोई भी कंप्लेंट आई है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का भी राइट है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के पास। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो फ्रेंड्स, एक पेशेंट है ना, तो उसको ना ट्रीट करा एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने और उसको ऐसा लगा कि जो उसका ट्रीटमेंट है ना वो अच्छे से नहीं किया गया, मतलब डॉक्टर ने जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स थे उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। तब उस पेशेंट ने क्या करा? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। तो यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के पास ये राइट है, ये हक है, ये अधिकार है कि वो क्या है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो डॉक्टर से पूछताछ कर सकता है, पेशेंट की फीडबैक ले सकता है, सारी चीज़ों को रिव्यू करेगा, देखेगा कि डॉक्टर ने क्या है जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स थे उनको फॉलो करा है या नहीं करा है। इन शॉर्ट, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के पास मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ट्रीटमेंट के खिलाफ या फिर उनके अटेंडेंस के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा हक है। वही सेक्शन का पॉइंट सी ये कहता है, कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के अटेंडेंस से रिलेटेड और भी अगर कोई अदर ड्यूटीज हैं जो रेगुलेशंस में बताई गई हैं तो वो भी क्या है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को परफॉर्म करनी होगी। सो आई होप आपको ये वाला सेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Let's talk about section number 23, that is duties of Director General and the Financial Commissioner। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन बहुत सिंपल सा है। ये कहता है कि डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर को कहते हैं जो भी उनको ड्यूटीज या फंक्शंस जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो प्रिस्क्राइब की गई है ना, उन्हें उसे प्रॉपरली फॉलो करना होगा। इसके अलावा रेगुलेशंस में अगर कोई अनदर फंक्शंस भी हैं जो उनके लिए बताए गए हैं तो उन्हें उनको भी अच्छे से परफॉर्म करना होगा। Now let's talk about section number 24, that is Act of the Corporation etc. is not invalid by the reason of defect in Constitution etc. ये पॉइंट ना ध्यान से समझना फ्रेंड्स। कहते हैं पहली चीज तो ये कि कॉर्पोरेशन ने ना कहते तब इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है जब कहते हैं कुछ मेंबर्स कॉर्पोरेशन में अपॉइंट किए गए थे जिन्होंने अपनी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है ना कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तभी आप अपॉइंट किए जा सकते हो। मान लो वो क्वालिफिकेशन उन्होंने पूरी तो करी नहीं थी, उनके पास वो थी नहीं क्वालिफिकेशन, लेकिन फिर भी उनको अपॉइंट करे रखा था। कुछ मेंबर्स ऐसे थे मतलब। दूसरी बात, कहते हैं एक मेंबर था, उसका टेन्योर खत्म हुआ, वो चला गया और वैकेंसी अभी भी खाली है, सीट अभी भी खाली है, पोजीशन अभी भी है और आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो। कहने का मतलब कहते हैं यार कुछ मेंबर ऐसे बैठे हैं जो अपनी क्वालिफिकेशन को मीट नहीं कर रहे हैं, कुछ मेंबर जो एक दो मेंबर हैं वो चले गए हैं और वैकेंसी अभी भी है, सीट अभी भी खाली पड़ी है। ऐसे टाइम पे कहते हैं आपने डिसीजन कैसे ले लिया, ये तो इनवैलिड हो गया। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट है, मतलब आपने एक दो वो मेंबर्स रख लिए थे जो क्वालिफिकेशन को मीट ही नहीं कर रहे थे और उस टाइम पे अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, दैट डजंट मीन कि वो इनवैलिड है। अगर आपके कुछ पोजीशंस खाली थी अभी और आपने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया, दैट डजंट मीन कि वो इनवैलिड है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली बैठी है और दो चार बंदे बाहर के बैठे हैं, मतलब वो क्वालिफिकेशन मीट नहीं कर रहे, ठीक है। और मान लो मम्मी पापा बैठे हैं, भाई नहीं बैठा है, ठीक है, रूम में, और दो नेबर मतलब आंटियां बैठी हैं, मतलब दो बंदे वो बैठे हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन मीट नहीं करी। एक भाई की पोजीशन अभी खाली है और बेटी की शादी का डिसीजन ले लिया है। अब दैट डजंट मीन कि आपने दो पड़ोसी बैठे थे, मतलब वो दो बंदे बैठे थे जिन्होंने क्वालिफिकेशन मीट नहीं करी और आप ये बोल दोगे कि उनके बैठे बैठे डिसीजन लिया, तो इट मीन्स ये गलत है। अब भाई बीच में नहीं बैठा था, दैट डजंट मीन आप ये बोलोगे कि मम्मी पापा ने जो डिसीजन लिया वो गलत है। मतलब एक सीट अगर खाली थी कॉर्पोरेशन में तो दैट डजंट मीन कि आपने जो डिसीजन लिया है वो इनवैलिड है। तो इसको थोड़ा रिलेट करना, आप अच्छे से इस पॉइंट को समझ जाओगे कि एक दो पोजीशन खाली होने से या एक दो बंदे वो बैठने की वजह से जो शायद अपनी अपॉइंट तो हो गए थे, क्वालिफिकेशन को मीट नहीं कर रहे थे, डजंट मीन कि कॉर्पोरेशन ने जो डिसीजन लिया है वो इनवैलिड है। तो ये लेमैन वाली एग्जांपल से रिलेट कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। Now let's talk about section number 25, that is regional boards, local committee, regional and local medical benefit councils। ये पॉइंट फ्रेंड्स ये कहते हैं कॉर्पोरेशन ने अपने काम को और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए क्या है, अलग अलग रीजन्स और लोकल एरियाज में बोर्ड, कमेटी, काउंसिल्स बना सकते हैं
और इनके जो भी ड्यूटीज एंड फंक्शंस होंगे ना वो रेगुलेशंस के मुताबिक ही होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा इस एक्ट का चैप्टर नंबर 2 होता है आज कंप्लीट। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।